नमस्कार मित्रों। इंडियन पॉलिटी का क्लास है, क्लास ज्वाइन करें और साउंड देख ले, साउंड ऑडिबल है कि नहीं, साउंड एक बार कंफर्म कर लें। कोई इशू हो तो चैट कर लीजिएगा बीच में। लगभग इंडियन पॉलिटी का हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर लिए थे, कुछ कुछ चीज़ें बचा हुआ उसको हम लोग ले रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ से क्या कुछ बचा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है ये प्री के लिए तो है ही है, लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के पर्पज से थोड़ा इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। और बहुत आप लोग सुने होंगे सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बहुत आप लोग सुने होंगे कि शक्ति का पृथक्करण। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यूएसए से और अमेरिका से, अमेरिका और इंडिया के बीच में तुलना कराएंगे। और एक दो दिन अभी और क्लास इसमें करेंगे हम लोग। तो उसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ब्रिटेन के जो आपके राजा हो गए, इंडिया के प्रेसिडेंट हो गए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हो गया, हाउस जितने हो गए, ब्रिटेन का, यूएसए का, इंडिया का, इन सब के बीच में थोड़ा कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में, इसीलिए मैं बोला कि प्री की तुलना में मेंस का ये ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है, राइट। तो उसी में से कुछ पोर्शन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर वाला, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, इंडिया में कैसा है ये, यूएसए में किस प्रकार का शक्ति पृथक्करण है कि नहीं है, इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन का ये क्लास है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, सो दैट कि दिमाग में आ जाए, ठीक है। फैक्चुअल इसमें नहीं रहेगा, सारा का सारा लगभग कॉन्सेप्चुअल चलेगा। इसलिए मैं अपना वॉल्यूम तो हाई रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड कम रहेगा, राइट। तो आराम से देखना और समझना कि क्या है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू का नाम सुने होंगे आप। मॉन्टेस्क्यू इतिहासकार थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें रूसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, ये सब जो है ना अपना, लॉक हो गए, ये सब अपना अपना थ्योरी दिए थे। तो सबसे पहले जो है ना यही थिंकर थे, फ्रांस के विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। इसने, इनका एक बुक है स्पिरिट ऑफ द लॉज। कौन सी बुक है? स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने बताया था 1748 में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये था है ना, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो ये काफी काम आया था, राइट। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये जो है अमेरिका में भी काम आया था, सबसे पहले में यूएसए में इम्प्लीमेंट हुआ था ना। तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू का कहने का तात्पर्य ये था कि अभी तक जो आप लोग देखे होंगे, एंशियंट से लेकर के मेडाइवल से लेकर के इवन मॉडर्न में भी बहुत सारे देखे होंगे, जो भी किंग होता है, जो राजा होता है, जो सुल्तान इंडिया के संदर्भ में कह सकते हैं, या राजा या बादशाह कुछ भी कहिए, तो सारा के सारा पावर एक ही व्यक्ति में कंटेंट होता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर विधायिका की शक्ति, जुडिशियल पावर न्यायपालिका की शक्ति, तीनों शक्ति जो है एक ही व्यक्ति में कंटेंट होता है। यानी कि इसीलिए क्या हो जाता है, वो एक तरीके से निरंकुश हो जाता है, ठीक है। तो आप एंशियंट मिडाइवल वगैरह मॉडर्न में भी कई सारे आप राजा को देखेंगे, सारे के सारा शक्ति अपने पास ही लिया हुआ है, और जो वो बोल दे वही नियम हो गया, राइट। उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया था। मॉन्टेस्क्यू बोले थे कि जब राजा मोनार्की हो जा रहा है, राजा अगर एनार्की हो जा रहा है, ठीक है, निरंकुश हो जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है, या तो राजा के ऊपर कोई चीज रहे, अदरवाइज राजा को जो पावर मिल रहा है उस पावर को ही बैलेंस कर दो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि पावर अलग अलग यूनिटी में, पावर अलग अलग बॉडी में कंटेंट करो। तो इसी तरीके से आता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, राइट। मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले इन्होंने दिया था। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का क्या अर्थ हुआ बेसिकली, कि सरकार के जो तीन अंग होते हैं, राइट, सरकार किससे मिलकर बना होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर सरकार बना होता है, ठीक है। तो सरकार के जो तीन अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए, सारे के सारे शक्ति एक के पास नहीं रहे, ठीक है, सारे के सारे शक्ति एक के पास नहीं रहे, तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाए। तो इसे ही कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और शक्तियां अलग अलग होने चाहिए, और ये एक दूसरे के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करें। यानी कि जो काम कार्यपालिका को कार्यपालिका करे, जो काम विधायिका को विधायिका करे, जो काम न्यायपालिका का है न्यायपालिका करे। और सरकार के इन तीनों अंगों का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं। विधायिका का काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम होता है, जो विधि का निर्माण हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है, कार्यपालिका करना, ठीक है। और न्यायपालिका का क्या काम क्या होता है, जुडिशियल एक्सपेक्टेशन में चीजों को देखना कि जो विधायी बना है, कानून जो बना है वो सही तरीके से बना है कि नहीं, और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इंडिया के संदर्भ में भी इसको देखेंगे, यूएसए के संदर्भ में भी देखेंगे। तो थोड़ा सा देखिए आपसे पर्पस क्या है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्यों लागू किया गया, और बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में भी है, ठीक है। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, वहां पे भी ये है, यूएसए में भी है, इंडिया में भी है, तो कहाँ कहाँ पर है। तो पर्पस क्या है, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्यों ये लाया जाएगा। तो पहली बात जो अभी हम लोग चर्चा के ऐतिहासिक रूप से तानाशाही से रक्षा करना, ठीक है। एक ही व्यक्ति में यदि सारे के सारे पावर कंटेंट कर देंगे तो तानाशाह हो जाएगा, राइट। तो वही
पहला तानाशाही से रक्षा करना। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ी थोड़ी चीजें कैसे है। तानाशाही यानी कि पावर उससे हटा करके दूसरे बॉडी में दिया जाए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है, मंत्रिपरिषद पहले भी होता था। आप मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र में, उसमें भी मंत्रिपरिषद का जिक्र किए हैं। दिल्ली सल्तनत में भी आप मंत्रिपरिषद का जिक्र पढ़ेंगे, ठीक है। मुगल काल में भी मंत्रिपरिषद का जिक्र करेंगे। यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी मंत्रिपरिषद है, लेकिन किसके लिए है? राजा को सलाह देने के लिए, लेकिन राजा सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों जो है कहीं ना कहीं एक ही में है, और राजा को हेल्प करने के लिए सब है, लेकिन सुपर राजा ही है। राजा ओवर लैप भी कर सकता है, ओवर क्रॉस भी कर सकता है रूल का, ठीक है। तो इस तरीके से तानाशाही से रक्षा करना। शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यानी कि अलग अलग है ना सेपरेशन कर दिया जाए, पावर का सेपरेशन कर दिया जाए, सो दैट कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो। व्यवहार में सर्वप्रथम, यह तो थ्योरी के हिसाब से हो गया, स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू बताया था। तो प्रैक्टिकली इसको सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया था? सेपरेशन ऑफ पावर का, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया था? तो कहाँ हुआ था? यूएसए में इंप्लीमेंट हुआ था। ये कहाँ पर? यूएसए में। अमेरिका के संविधान में शक्ति के पृथक्करण को लागू किया गया, ठीक है। और ये अध्यात्मक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बन गया। इसीलिए आप देखेंगे, अभी हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे 1-2 मिनट में, तो उसमें आप देखेंगे कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो वाकई में सेपरेशन है, वो सेपरेशन अमेरिका में है। इंडिया में उस टाइप का सेपरेशन नहीं है जिस तरीके से अमेरिका में सेपरेट किया गया है, ठीक है। पृथक्करण जिस तरीके से अमेरिका में है, वही प्रैक्टिकली में सही तरीके से इंप्लीमेंट है। इंडिया में उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं है, बल्कि इंडिया में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है। इसीलिए है ना, थोड़ा सा दोनों को कंपेयर हम लोग करेंगे आज। पहले देखिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण क्या है। अब जैसे भारत में भारत में जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी है, राइट, विधायिका है, तो विधायिका को भारत में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो विधायिका, उसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो पहले एक एक करके समझते हैं। 3 पार्ट सरकार के, 3 पार्ट हम लोग कंपेयर भी किससे कराएंगे? विधायिका वर्सेज कार्यपालिका वर्सेज न्यायपालिका, यानी कि इन्हीं तीनों का आपस में कंपेरिजन कराएंगे, और कंपैरिजन करा करके, तुलना करा कर देखेंगे क्या वाकई में शक्ति का पृथक्करण है, यानी कि क्या वाकई में विधायिका कार्यपालिका से अलग है, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है, तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों स्वतंत्र होकर काम करते हैं, या एक दूसरे के साथ उनका मिली भगत भी है, एक दूसरे के साथ समन्वय भी है, सहयोग भी है, क्या है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे करके। तो एक बार पहले थोड़ा अमेरिका का देख लीजिए, जहाँ की एक तरीके से एब्सोल्यूट आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो कैसे है? तो दो बॉडी का ही तुलना करेंगे, एक ही साथ तीनों का तो करेंगे नहीं। तो दोनों में कैसे करेंगे? विधायिका, विधायिका यानी कि क्या हो गया? अमेरिका का पार्लियामेंट, जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट वहां भी होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड जो है प्रेसिडेंट इंडिया में भी होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वहां पे जो है राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। अमेरिका में कभी सुने हैं कि अमेरिका के प्रधानमंत्री? तो वहां का एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति ही है ना। मंत्रिपरिषद का भी हेड है, एग्जीक्यूटिव का भी हेड है, दोनों हेड कौन है? राष्ट्रपति है, वहां अलग से नहीं है। लेकिन भारत में मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वैसे एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की परंपरा है, दोनों का सिस्टम है। लेकिन अमेरिका में केवल और केवल राष्ट्रपति का है, राइट, ये ध्यान देना है। तो विधायिका एक अलग हो गई, ये बॉडी हो गई। विधायिका कौन? लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई। कांग्रेस एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई जो कि कानून का निर्माण कर रहा है, ठीक है। विधि का निर्माण करने का काम विधायिका यानी कि कांग्रेस को है। और एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच, ठीक है। कार्यपालिका मतलब कौन हो गया? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? कार्यपालिका कहेंगे, ठीक है। दोनों को मिलाकर कार्यपालिका कहेंगे। तो ये दोनों के बीच में क्या संबंध है? पहले एक बार देखिए, क्या वाकई में इसमें पृथक्करण है? अगर आप लोग को अपने से देख करके जस्टिफाई करना होगा कि वाकई में पृथक्करण है या एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप तुलना करना सीख लिए, तो यही तुलना हम लोग आगे अभी इंडिया के संदर्भ में भी करेंगे, सेपरेट है या एक दूसरे से मिला हुआ है, राइट। तो एक 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को थोड़ा सा देखिए। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो राष्ट्रपति हो गए और ये मंत्रिपरिषद हो गए, यानी कि राष्ट्रपति हो गया और मंत्रिपरिषद के सदस्य हो गए, जो भी हो, जैसे भारत में भी है ना 15% मिनिस्टर होना चाहिए, इन्हीं से मिलकर के मंत्रिपरिषद बनता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में आप इंडिया में पढ़े हैं, तो खैर इंडिया में तुलना करेंगे, अभी यूएसए में आइए। यानी कि राष्ट्रपति जो हो गए एग्जीक्यूटिव का हेड हो गए, और उनके लिए कौन सा एक मंत्रिपरिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य इंक्लूडिंग राष्ट्रपति, ये कभी भी क्या होंगे? कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है।
कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट वहां का समझिए, लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर नहीं हो सकता है मंत्रिपरिषद का सदस्य, तो बिल्कुल सेपरेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेपरेट हो गया। मंत्रिपरिषद जो है कभी भी वहां के कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता है, मेंबर नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल सेपरेट हो गया। कितनी अच्छी बात है सेपरेशन का वहां पे, राइट। राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के जो हेड है राष्ट्रपति, कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब इंडिया के संदर्भ में आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली। मैं बोल नहीं रहा हूं शब्द, फिर भी आपको तुलना करना समझ में आ रहा होगा कि कैसे है। जैसे ही हमने वहां पे बोला कि अमेरिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि इंडिया में तो हो सकता है। ठीक है, इंडिया में मंत्रिपरिषद का सदस्य तो रहता ही है कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर। चलिए हम लोग उसको वहां पे तुलना करेंगे कि अभी सब एक साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैं धीरे धीरे आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, पहला में क्या था, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते, ये बहुत बड़ा सेपरेशन है। दूसरा सेपरेशन क्या है, राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव का जो हेड है उसको विधायिका को भंग करने का अधिकार नहीं है, राइट। यानी कि वहां जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, दोनों हाउस है, वहां पे भी 2 हाउस है ना, जैसे इंडिया में 2 हाउस है, वहां पे भी 2 हाउस है, तो राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता, वहां पे राष्ट्रपति को यह पावर नहीं मिला हुआ है। ठीक, उसके बाद कांग्रेस अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकती। ये भी देखिए कितना बड़ा सेपरेशन का ये बड़ा एक तरीके से फीचर्स दिखा रहा है। कांग्रेस अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, राइट, यानी कि जो वहां का जो पार्लियामेंट हो गया, अमेरिका का पार्लियामेंट हो गया, वहां पे अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का राइट किसको होता है, लेजिस्लेटिव को होता है, विधायिका को होता है, लोअर हाउस को होता है जैसे इंडिया में लोकसभा है, राइट। तो वहां पे जो कांग्रेस है यानी कि पार्लियामेंट हो गया, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सेपरेट है। 3 पॉइंट ना ध्यान में रखना है, यही 3 पॉइंट से आप पूरा का पूरा मेंस का आंसर लिख देंगे और ये जस्टिफाई करने की स्थिति में रहेंगे कि एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के साथ कैसे सेपरेशन है। ठीक है, कहां पर, अमेरिका में, राइट। चलिए, विधायिका प्लस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध देखिए। ठीक है, यानी कि अब एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव को एक साथ रखिए और जुडिशरी को एक सेपरेट करके देखिए कि दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, कांग्रेस का कोई सदस्य कांग्रेस का कोई सदस्य, राइट, यानी कि पार्लियामेंट वाला हिसाब हो गया। ठीक है, विधायिका वाला, कांग्रेस का कोई सदस्य या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, दोनों हो गए। यानी कि या तो विधायिका कोई सदस्य या कार्यपालिका का कोई सदस्य, यही तो दोनों का मतलब हुआ। यहाँ पे हो गया विधायिका को कोई सदस्य, यहाँ पे हो गया कार्यपालिका का कोई सदस्य। यानी कि विधायिका को कोई सदस्य या कार्यपालिका को कोई सदस्य क्या नहीं हो सकता, न्यायाधीश नहीं बन सकता, तो ये भी सेपरेट हो गया बिल्कुल। यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है यूएसए में, उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं, मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता है कोई मेंबर, जज वगैरह नहीं बन सकता है, लेजिस्लेटिव के भी सदस्य जो है जज वगैरह नहीं बन सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका का कोई सदस्य या विधायिका का कोई सदस्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है, राइट। यह भी यानी कि यहाँ पे भी सेपरेशन की बात हो गई। उसके बाद इसी प्रकार न्यायाधीश कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ सकता और मंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकता। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट करके आप जज के बारे में देख लीजिए। अमेरिका में जो जज है, जो न्यायाधीश है, वो ना तो एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो सकता है और ना विधायिका का सदस्य बन सकता है, यानी कि ना तो वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वहां का, और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है ना, जो वहां के एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग है, दोनों दो तौर पे खड़े हैं। ठीक, लेकिन व्यवहार में अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के साथ लागू किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही है वहां पे, लेकिन फिर भी कोशिश किया गया है क्या, नियंत्रण और संतुलन, यानी कि कंट्रोल और बैलेंस करने के थ्योरी को लागू किया गया है, जिसका अर्थ है एक दूसरे से स्वतंत्र हो। वैसे तो एक दूसरे से स्वतंत्र है, फिर भी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे कि व्यवस्था में संतुलन स्थापित होती है, राइट। अब बिल्कुल ये अब अलग अलग छोड़ देंगे, राइट, यानी कार्यपालिका बिल्कुल अलग, विधायिका बिल्कुल अलग, न्यायपालिका बिल्कुल ही यदि एब्सोल्यूट तरीके से यदि अलग कर देंगे, तब तो वैसे हो जाएगा ना कि कार्यपालिका के कोई काम का जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं न्यायपालिका में, विधायिका किसी काम का जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं न्यायपालिका में। ये तो बिल्कुल तीनों तीन कोने पे हो गए, तो तीनों तीन सरकार हो जाएंगे फिर तो अलग अलग, विधायिका की अलग सरकार, कार्यपालिका की अलग अलग सरकार, न्यायपालिका की अलग सरकार। तो सरकार के अंग का फिर क्या मतलब हुआ, सरकार के अंग का मतलब हुआ कहीं ना कहीं तीनों मिलकर के एक सरकार का फॉर्मेशन कर रहा है ना, कहीं ना कहीं तीनों मिलकर के सरकार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बिल्कुल ही एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेपरेट है कि तीनों के तीन तरफ चेहरा है, अब एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे, देखेंगे नहीं देखेंगे। तो जो विधायिका द्वारा कानून बन रहा है, उस विधायिका के कानून को कार्यपालिका इंप्लीमेंट कैसे कर रहा है, यानी कानून कहीं ना कहीं विधायिका से बन रहा है, और उसी कानून का रिव्यू या जुडिशियल रिव्यू कौन कर रहा है, न्यायपालिका कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस होना चाहिए तीनों में,
तो थोड़ा सा बैलेंस स्थापित होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, राष्ट्रपति कांग्रेस को समय समय पर विधि निर्माण का सुझाव भेजता है। एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव का जो हेड है, ठीक है, अब देखिए कैसे समन्वय करने की कोशिश किया जा रहा है, राइट। अमेरिका में कैसे समन्वय करने की कोशिश किया जा रहा है, इसको देखिए। राष्ट्रपति कांग्रेस को समय समय पर विधि निर्माण का सुझाव भेजता है। विधि निर्माण करने की जिम्मेदारी कायदे से किसको है? अमेरिका में कांग्रेस को है। लेकिन प्रेसिडेंट भी कई बार बता सकता है कि आप इस मैटर पे विधि बनाइए, इस चीज पे विधि बनाइए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ये राइट है कि अपना सलाह दे सकता है और सुझाव दे सकता है। किसको? कांग्रेस को देगा। यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है कांग्रेस के साथ एक रिलेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव के साथ एक रिलेशन हो गया, यानी कि कार्यपालिका का विधायिका के साथ एक संबंध भी हो गया। अभी तक दोनों सेपरेट भी थे और अब एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं संबंध भी दिख रहा है। तो वही है, राष्ट्रपति कांग्रेस को समय समय पर विधि निर्माण का सुझाव भेजता है। कांग्रेस के विधेयक को राष्ट्रपति वीटो कर सकता है, ठीक है। कांग्रेस द्वारा यानी कि दोनों हाउस द्वारा, अमेरिका के जो दोनों हाउस है उसके द्वारा यानी कि पार्लियामेंट द्वारा अगर कोई कानून पास होता है तो उसको वीटो करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में है, लिंक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां और संधियां तभी वैध होती है जब सीनेट दो तिहाई सदस्य के बहुमत से समर्थन करे। प्रेसिडेंट यदि कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो तभी वैलिड होता है जब जो वहां के कांग्रेस है, अमेरिका के कांग्रेस जो है उसको क्या करे? 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करे। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन है, यानी कि अकेले नहीं हो रहा है, राइट। अगर यूएसए का प्रेसिडेंट अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव को हम हेड है हमने कर दिया, अब कोई मतलब ही नहीं, नहीं, वहां पे भी लेजिस्लेटिव का साइन जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो कुछ कानून कभी कभी बनते हैं, जब इंडो यूएस के साथ जो इंडिया और यूएस के साथ जो आपका न्यूक्लियर डील हो रहा था 123 जो हाइड एक्ट बोलते थे, उसमें भी यूएसए के पार्लियामेंट में जो है, यूएसए के कांग्रेस में काफ़ी कुछ बहस चल रही थी, करना है नहीं करना है। तो वहाँ की खबर जो है हम लोग इंडिया वाले पढ़ते थे कि वहाँ हाउस से पास हुआ है कि नहीं पास हुआ। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि दूसरे के हाउस को भी हम लोग को जानना पड़ता है और जानना भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, कुछ यदि वैसे इशूज है जिसका इंटरनेशनल एक तरीके से क्या है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट है या कुछ आपके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में है, ठीक। तो ये हो गया, यानी कि वहां के राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां और संधियां, ठीक है, तभी वैध होती है जब सीनेट 2/3 सदस्य के बहुमत से इसको समर्थन करे। यानी कि लिंक है, एक ही पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, पहले राष्ट्रपति काम कर रहे हैं, उसके बाद उसका अप्रूवल यहाँ से लेना है पार्लियामेंट से, वहां के कांग्रेस से लेना है, तो लिंक है दोनों का। उसके बाद कांग्रेस राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते तय करती है, ठीक है। राष्ट्रपति तो एग्जीक्यूटिव का हेड हो गया, एग्जीक्यूटिव का हेड होने के कारण ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से जितना मन करे वो पेमेंट और तनख्वाह ले लेंगे। कौन डिसाइड करेगा? अमेरिका का कांग्रेस डिसाइड करेगा। कांग्रेस यानी कि वहां के विधायिका, ठीक है, जैसे भारत का पार्लियामेंट वैसे वहां का विधायिका। कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है, ठीक है। कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, अब राष्ट्रपति का एक बार चुनाव हो गया, राइट, चुनाव हो गया तो 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 4 साल तक वो तानाशाही करेंगे, नहीं, उनके ऊपर अंकुश रखने के लिए भी इसी के लिए इसीलिए तो बैलेंस कहा गया है कि तीनों बॉडी का आपस में बैलेंस भी है, ठीक है, तीनों निकाय का आपस में बैलेंस भी है। तो इस चीज को भी देखना है। यानी कि क्या है, कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकती है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया वहां ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपने एक तरीके से क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। निरंकुशता का अधिकार वहां भी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के हेड हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं लेवल है किसके लिए? लेजिस्लेटिव पे, ठीक है, जिम्मेदारी है उनकी लेजिस्लेटिव के प्रति, यानी कि अमेरिका के कांग्रेस के प्रति, ठीक। इसी प्रकार न्यायालय कार्यपालिका के आदेश और विधायिका के कानून को रद्द कर सकता है, राइट। जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिए हैं? हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अमेरिका से ही तो लिया है। तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट काफी क्या होता है, मजबूत होता है। अमेरिका में जो न्यायपालिका है काफी मजबूत है, ठीक है। यानी कि जो विधायिका द्वारा जो कानून बन रहा है, राइट, और कार्यपालिका द्वारा अगर कुछ उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इस टाइप कुछ भी, तो उसको जुडिशियल रिव्यू करने का राइट है, ठीक है। या वैसे भी कानून को रद्द कर सकता है, विधायिका कानून को रद्द करने का राइट है यदि वो इन ऑर्डर नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो कांग्रेस न्यायाधीश के वेतन भत्ते आदि तय करती है और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कितनी बढ़िया बात है, देखिए न्यायपालिका के संदर्भ में समझ लिया, ठीक है। न्यायपालिका के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन कर रहा है? विधायिका कर रहा है, राइट। वैसे तो न्यायपालिका स्वतंत्र है काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन अब देखिए न्यायपालिका कैसे डिपेंडेंसी है, वहां पे डिपेंडेंसी नहीं, एक दूसरे से इंटरलिंक है। न्यायपालिका के वेतन भत्ते का निर्धारण कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रहा है। और न्यायपालिका में न्यायाधीश के जज, जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होता है, उसका अपॉइंटमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव कर रहा है, यानी कि राष्ट्रपति कर रहा है।
यानी कि न्यायपालिका के कुछ चीज जुडिशरी से रिलेटेड, कुछ चीज एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड, ठीक है। तो वही है, कांग्रेस न्यायाधीश के वेतन भत्ते आदि तय करती है, यानी कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार किसको, कांग्रेस को है, वहां के विधायिका को है, अमेरिका के विधायिका को है, राइट। उसी तरीके से न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि अपॉइंटमेंट, जजेस का अपॉइंटमेंट का अधिकार किसका है, किसका राइट है, एग्जीक्यूटिव का, यानी कि प्रेसिडेंट का राइट है। तो कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के साथ लिंक है, और बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो है ना, बिल्कुल नहीं करते हैं कि एकदम एब्सोल्यूट पावर हो गई। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जुडिशरी के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो है ना, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, विधायिका के पास, न्यायपालिका के पास, तो कोई भी अपने आप में स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता है, ठीक है। आप अपने राइट को यूटिलाइज करिए, राइट, सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट को यूटिलाइज कीजिए, लेकिन बिल्कुल ही वैसा सेपरेशन नहीं, कुछ ना कुछ एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई है वहां पे भी, अमेरिका में भी, लेकिन इंडिया में ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इंडिया में ज्यादा कोऑर्डिनेशन, इंडिया में ज्यादा गोला मिला हुआ है। तब इंडिया के संदर्भ में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आज ही देख लेते हैं, इसलिए कि कल जो है तो थोड़ा फिर से हमें रिकॉल करना पड़ जाएगा। आज इसलिए देखते हैं कि अभी आप लोगों ने अमेरिका का पढ़ लिया, राइट। तो आपने क्या पढ़ा, जहाँ सेपरेशन है वहां सेपरेशन वाले टर्म्स को देखना है कि कैसे कैसे एक दूसरे से सेपरेट है, राइट। यानी कि एक अलग मुंह कर रखा है, दूसरा दूसरे तरफ का डायरेक्शन कर रखा है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे दोनों का डायरेक्शन एक तरफ से मिल रहा है, राइट। इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कैसा है। तो भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कैसा है, भारत में ब्रिटिश पद्धति का संसदीय लोकतंत्र, हमने क्या अपनाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया है, ठीक है। अमेरिका में क्या था, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली था, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, भारत में क्या है, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, राइट। संसदीय लोकतंत्र मतलब संसद का निर्माण होता है डेमोक्रेटिक तरीके से, रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे, और पार्लियामेंट के, है ना, जो जिसका मैंडेट होता है जिस पॉलिटिकल पार्टीज का, वो अपना सरकार बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं, वो अपना पूरा मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके ऊपर क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है ना 75 के 3 में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करता है एक तरीके से ना। तो वही है, भारत में ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसके कारण शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से अलग है, राइट। हमारे यहाँ जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से अलग है। यदि कोई अगर कहे भी, पूछे भी कि क्यों अलग है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अमेरिका में आदेशात्मक सिस्टम लागू है, अब भारत में है संसदीय प्रणाली लागू है, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, इसीलिए हमारी जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है अमेरिका की तुलना में क्या है, कम है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, अमेरिका की तुलना में उतना हार्ड नहीं है हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, संसदीय लोकतंत्र के कारण क्या है, कम है। क्यों है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के, तो आप देखिएगा अभी क्यों है, ठीक है। क्योंकि भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र के कारण भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का कमजोर पृथक्करण है, ठीक है, कमजोर पृथक्करण, यानी कि बिल्कुल सेपरेट नहीं है, एग्जीक्यूटिव अलग हो गया, लेजिस्लेटिव अलग हो गया, बिल्कुल सेपरेट नहीं है, कमजोर पृथक्करण, दोनों है तो अलग अलग, काम दोनों का अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे में दोनों घुसे हुए हैं, एक दूसरे में दोनों मिले हुए हैं, राइट, एक दूसरे में दोनों मिले हुए हैं। कौन, विधायिका और कार्यपालिका का एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन ज्यादा है, ठीक है। भारत में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है, जो व्यवहार में इसको क्या बोलते हैं, शक्ति का संलयन बोल रहे हैं। पृथक्करण की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं इंडिया के संदर्भ में, शक्ति के संलयन करते हैं, फ्यूजन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ पावर जो आप लोग न्यूक्लियर एटॉमिक वाला में पढ़ते होंगे, ठीक है, फ्यूजन संलयन एक पढ़ते हैं ना, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत, नाभिकीय संलयन का सिद्धांत, तो वही यहाँ पे नाभिकीय संलयन का सिद्धांत यानी कि फ्यूजन शक्ति के संलयन का रूप ले लेता है यानी कि दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम नहीं बनाता है जो संलयन सिद्धांत में, उसी तरीके से। अतः शक्ति पृथक्करण का मुख्य क्षेत्र विधायिका और कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका, यानी कि एक तरफ विधायिका और कार्यपालिका रख दीजिए और दूसरी तरफ न्यायपालिका रख दीजिए। तो अगर कोई पूछे भी या ध्यान में रखना हो कि हमारे यहाँ शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किस संदर्भ में है, तो आप कहेंगे कि सर जो विधायिका और कार्यपालिका उसको एक तरफ रखिए और न्यायपालिका को दूसरे तरफ रखिए, और यहाँ पे सेपरेशन की आप बात करिए तब तो ठीक है, सेपरेशन है। और जब विधायिका और कार्यपालिका की बात करेंगे तो है दोनों अलग अलग, विधायिका का काम अलग है, कार्यपालिका का काम अलग है, फिर भी एक दूसरे में लोग क्या है, एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे उतना शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, फ्यूजन कहा जा रहा है, यानी कि शक्ति के संलयन की बात यहाँ पे की जा रही है कार्यपालिका और विधायिका के संदर्भ, राइट। तो देखिए, तो उसी तरीके से अमेरिका में अगर पूछे तो अमेरिका में जो तीनों सरकार के तीनों जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों सेपरेट सेपरेट हो गया। और भारत और ब्रिटेन में क्या हो जाएगा, एक तरफ तो विधायिका प्लस कार्यपालिका हो जाएगा, ये एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, और वर्सेस न्यायपालिका हो जाएगा, ये अलग रहेंगे, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में ये अलग रहेंगे।
ठीक, क्लियर। चलिए देखिए, भारत में विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है, जिससे शक्ति का संलयन कहा जा सकता है। क्यों कहा जा रहा है? यानी कि यहाँ पे पृथक्करण वाला उतना कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा, यहाँ पे संलयन वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक है, तो संलयन का मतलब क्या हुआ? संलयन का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे में इंटर करेंगे। तो कैसे कैसे इंटर कर रहे हैं, एक बार देखिए, बड़ा आसान है, समझ में सब सारा आपको आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रधानमंत्री या मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए या 6 माह के भीतर सांसद हो जाना चाहिए। पहला रूल यही है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड हो गया, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया में, मंत्रिपरिषद का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का हेड तो प्रेसिडेंट होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक तरीके से लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, जहाँ की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है, का कोई भी सदस्य, या तो प्रधानमंत्री खुद या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य क्या होना चाहिए? हाउस का मेंबर होना चाहिए। कौन से हाउस का? किसी भी हाउस का हो सकता है, तो आप लोग पढ़े ही है, किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, नियुक्ति भी हो सकता है। नियुक्ति मीन्स अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट तो होता ही है सारे का। ठीक है, या फिर निर्वाचित भी हो सकता है या मनोनीत भी हो सकता है। यानी कि हाउस के मेंबर के लिए, हाउस में जो मेंबर्स होते हैं तो वो अपॉइंट तो नहीं हो रहे हैं, अपॉइंट तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के रूप में हो रहे हैं। हाउस में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? या तो इलेक्ट होकर जा रहे हैं या नॉमिनेट होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों हाउस में, किसी भी हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में क्या होना चाहिए? या तो वो निर्वाचित होना चाहिए या मनोनीत होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन एक और कंडीशन उसमें क्या है कि 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर हो जाना चाहिए, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। ठीक है, यानी कि सांसद बनना चाहिए। संसद और सांसद में अंतर होता है। सांसद जो होता है, संसद सदस्य को कहा जाता है, हिंदी में सांसद कहा जाता है, राइट। वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है संसद का सदस्य। ठीक है, तो मेंबर हो जाना चाहिए किसी भी हाउस का 6 महीने के अंदर। इसका मतलब ये था कि अमेरिका में आप लोग देखें, अमेरिका में जो जो एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रपति है, या अमेरिका में जो मंत्रिपरिषद के सदस्य है, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पे सेपरेशन है, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन है, यहाँ पे सेपरेशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कोई सदस्य को मेंबर बनना ही बनना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने के अंदर वो खत्म हो जाएगा उनकी सारी हिसाब। ठीक है, यानी कि मैंडेटरी है कि हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या गया है? संलयन की बात कही गई। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधि निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण विधेयक का प्रस्तुतिकरण और प्रारूप आमतौर पर मंत्रीगण तैयार करते हैं। वहां पे क्या था? वहां पे विधि निर्माण का कार्य किसका है? विधायिका का, यानी कि कांग्रेस का है। अमेरिका में विधि निर्माण का कार्य कांग्रेस का है, और चूंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में मंत्रिपरिषद का सदस्य है ही नहीं। कांग्रेस में न तो राष्ट्रपति है और न मंत्रिपरिषद के सदस्य है। ठीक है, मंत्रिपरिषद बिल्कुल अलग हो गया, वहां पे एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट हो गया। मंत्रिपरिषद के सदस्य वहां के मेंबर ही नहीं है कांग्रेस का। तो जो कानून बना रहा है वहां पे कुछ और, कोई और लोग बना रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको कोई और लोग एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। लेकिन इंडिया में जो कानून बना रहे हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य बना रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई मंत्री ही बना रहा है उस कानून को। ठीक है, ये ध्यान में। हालांकि विधेयक दोनों तरीके का होता है, जो विधेयक आता है संसद में दोनों तरीके का होता है, सरकारी विधेयक भी होता है, गैर सरकारी विधेयक भी होता है। जो सरकारी विधेयक होता है, इसका मतलब वो हो कि वो मंत्री की तरफ से लाया जा रहा है, कोई ना कोई मिनिस्टर ला रहा है सरकारी विधेयक को। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है, वो मंत्री के अलावा जो व्यक्ति विधेयक लाता है उसको गैर सरकारी विधेयक कह सकते हैं। यानी कि कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य मंत्री के अलावा यदि विधेयक ला रहा है तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। तो भारत में कानून दोनों तरफ से बनता है, सरकारी विधेयक का भी हो, गैर सरकारी विधेयक कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी ला सकता है उसको। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जो विधेयक आता है सरकार की तरफ से ही लाया जाता है, क्योंकि कानून बनाने के काम सरकार मेन करती है। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसका? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधि निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विधेयक का प्रस्तुतिकरण और उसके बारे में सारे एस्पेक्ट, सारा ड्राफ्ट कौन तैयार करता है? मंत्री तैयार करते हैं, राइट। यानी कि मिले हुए हैं, संलयन है। ये काम कायदे से विधायिका का है, लेकिन ये काम कार्यपालिका कर रहा है, तो एक तरीके से एंटर कर गए उनके एरिया में। ठीक, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये वहां पे भी था, वहां पे नहीं था। अमेरिका में नहीं था, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अमेरिका में नहीं था, अमेरिका में दोनों सेपरेशन था। ठीक है, महाभियोग वाला है, महाभियोग वाला वहां पर है, लेकिन भंग करने का नहीं है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि क्या है? राष्ट्रपति के ऊपर किसका राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव जो है किसको कंट्रोल कर रहा है? लेजिस्लेटिव को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है।
ठीक है। राष्ट्रपति जो है क्या करता है, संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है, यानी कि पार्लियामेंट वाला जो काम है कायदे से पार्लियामेंट को करना चाहिए, लेकिन उस काम को कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। राष्ट्रपति कौन होता है, एग्जीक्यूटिव का ही तो हेड होता है। यानी एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, सेशन को बुला रहा है, सत्र का आह्वान कर रहा है, सत्र का अवसान कर रहा है, ठीक है, ये सब काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है। यानी कि एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में एंटर कर रखा है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। अध्यादेश का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेंस का पावर। ऑर्डिनेंस का पावर कब होता है, जब हाउस जो है नहीं चल रहा हो, ठीक है, हाउस नहीं चल रहा हो और भारत में ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई है, ऐसी परिस्थिति आ गई कि अचानक से विधि का निर्माण करने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति विधि का निर्माण कर सकता है ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के तहत। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 123, ठीक है। और इसे उतना ही पावर इस अध्यादेश को जितना पावर पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून का होता है, राइट। ऑर्डिनेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, काफी अच्छी तरीके से पढ़ा था। 6 महीना प्लस कितना, 7 हफ्ता, ठीक है, 7.5 हफ्ता, इतना होता है ना एक तरीके से मान के चलिए, यानी कि 6 महीना और 42 दिन का इसका मैक्सिमम वैलिडिटी, सब आप लोग पढ़े हैं। खैर यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि जो काम विधायिका को करना चाहिए वो काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है विधायिका के काम में इंटर किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संलयन है, ठीक है, शक्ति का संलयन है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित विधेयक को वीटो कर सकता है। वीटो का पावर भी है प्रेसिडेंट को, यानी एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जो विधायिका के द्वारा नियम बनाया गया है या कोई विधेयक पास किया गया, अधिनियम बनाया गया है बनाने के लिए, तो उसको क्या कर रहा है प्रेसिडेंट, क्या कर रहा है, वीटो पावर कर रहा है। वीटो पावर किया भी गया है, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह का एक वीटो पावर है जो काफी फेमस है, ठीक। और वो भी कौन सा, 2/3 मेजोरिटी से पास बिल को उन्होंने वीटो कर दिया था। राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 और लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2 सदस्यों का मनोनयन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है, ठीक है, एंग्लो इंडियन खत्म हो गया है, लेकिन है तो कम से कम एक्सटेंड नहीं किया गया है, आर्टिकल खत्म, डिलीट एक तरीके से मुझे, लेकिन नॉमिनेशन का राइट तो है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मनोनयन का अधिकार, यानी कि प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि मेंबर्स को नॉमिनेट करके हाउस में भेज रहा है। कौन से हाउस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो कितनी बड़ी बात है, यानी कि जो काम पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट अपने थ्रू लाना चाहिए था जिसे, उसे एग्जीक्यूटिव अपने थ्रू ला रहा है, तो कहीं ना कहीं शक्ति का संलयन ही तो है ये। अब देखिए, इसी प्रकार विधायिका भी कार्यपालिका को प्रभावित करती है। अभी जैसे क्या देखें आप, अभी देखिए कार्यपालिका जो है विधायिका को प्रभावित कर रहा है, ठीक। अब विधायिका जो है कार्यपालिका को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस चीज को देख लिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, राइट, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी का मतलब क्या है कि जब तक मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास हो, ठीक है, लोअर हाउस में लोकसभा में विश्वास हो, तभी तक वो सरकार बना सकती है। यदि लोकसभा में विश्वास नहीं रहेगा तो सरकार खत्म हो जाएगा, ठीक है, सरकार नहीं बनेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, यानी कि बीच बीच में ओपोजिशन वाले, सत्ता विपक्ष वाले जो हैं, वो क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और बताते हैं कि इनका विश्वास है कि नहीं, यानी कि सदन में विश्वास जब तक रहेगा तब तक मंत्रिपरिषद कायम रहेगा, तब तक सरकार बना रहेगा। सदन में विश्वास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो ये विश्वास अविश्वास वाली कहानी कहाँ चलेगा, लोकसभा में चलेगा। तो एक तरीके से विधायिका क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, किसको, कार्यपालिका को प्रभावित कर रही है। और कैसे, विधायिका में जितने भी कानूनी प्रक्रिया होता है, तो सब सारी कानूनी प्रक्रिया में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, क्वेश्चन पूछना, डिस्कशन करना, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, तो वो भी क्या है कार्यपालिका को प्रभावित करना है। ये सब आप लोग पढ़े। पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, ठीक है, लोक लेखा समिति के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। जैसे संसदीय समितियां, दो प्रकार की समितियां होती है ना, अस्थायी समितियां, अस्थायी समिति। अस्थायी समितियों का भी 2 पार्ट है, वित्तीय समिति, अन्य समिति। लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटी हो गया, 24 विभागीय समिति जो है। इन सब तरीकों से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, किसको, कार्यपालिका को, ठीक। बजट में भी विधायिका विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति अस्वीकृति दे सकती है, ठीक है। ग्रांट जो पास किया जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है सारा, ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से कौन कर रहा है, इस सबसे पैसा तो सरकार को मिल रही है, लेकिन पास कहाँ से हो रहा है, सब लोकसभा से पास हो रहा है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल करती है। तो यही चीजें हैं कि दोनों के विषय क्या है, एक तरीके से संलयन है, ठीक है। अब भारत में शक्ति पृथक्करण मुख्यतः विधायिका बनाम न्यायपालिका और कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका में, ठीक है। तो ये शक्ति पृथक्करण है। वहां पे क्या था, वहां पे शक्ति का संलयन था दोनों के बीच, यहाँ पे क्या, शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है। तो विधायिका बनाम न्यायपालिका, यानी कि कोई भी सांसद या मंत्री न्यायाधीश नहीं बन सकते। आप लोगों ने अमेरिका में भी देखा था, यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो शक्ति का पृथक्करण हो गया।
संसद की कार्यवाही पर न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट में कोई काम हो रहा है उसको जुडिशरी है ना अपने में उसको विचार में नहीं ला सकता है। पढ़े आप लोग, प्रिविलेज मिला हुआ है। न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन में उनके कार्यकाल के दौरान कमी नहीं की जा सकती, राइट, यानी कि सेपरेट है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये है कि आपातकाल एक्सेप्शन है, बढ़ा सकता है पार्लियामेंट, बढ़ा सकता है न्यायाधीश के वेतन भत्ते, लेकिन कम नहीं कर सकता, यानी कि थोड़ा सा सेपरेट किया गया है इसको। ठीक है, एक्सेप्शन एक अलग केस होता है इमरजेंसी की कंडीशन में, अगर 360 लगा है उस कंडीशन में, 356 लगा है, 352 लगा उस कंडीशन में। न्यायाधीश के आसन पर संसद में सामान्यतः टिप्पणी नहीं। ठीक है, न्यायाधीश कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे उसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह नहीं होगा। तो ये कैसे किया गया, विधायिका बनाम न्यायपालिका। ठीक, अब उसी तरीके से कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका। कार्यपालिका से न्यायपालिका कैसे अलग है इसको देखना है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनेक न्यायिक उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, बहुत सारे जुडिशियल जो छूट प्राप्त है, किसको किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को। आप लोग पढ़े होंगे, किसमें पढ़े थे आप, याद है कुछ, आर्टिकल 14 में पढ़े थे, जब राइट टू इक्वलिटी पढ़ रहे थे आप लोग, समानता के अधिकार पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ प्रिविलेज की बात हुई थी, राइट। तो उस प्रिविलेज में राष्ट्रपति और राज्यपाल है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रचलित कॉलेजियम व्यवस्था के कारण न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम से क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है जजेस का, तो यहाँ पे भी क्या है, स्वतंत्र एक दूसरे से। ठीक है, क्यों, कॉलेजियम व्यवस्था के कारण न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका से स्वतंत्र है। उसके बाद कार्यपालिका मनमाने तरीके से न्यायाधीश को पदमुक्त नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव जो है अपने हिसाब से किसी भी न्यायाधीश को पदमुक्त नहीं कर सकती, बल्कि क्या करना होगा, इसमें एक प्रोसीजर है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है ना, जो जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है न्यायाधीश को हटाने के लिए, याद होगा आप लोग को, जिसको आप लोग एक तरीके से महाभियोग कर सकते हैं। तो कार्यपालिका मनमाने तरीके से न्यायाधीश को पदमुक्त नहीं कर सकती है ना, ये उनका राइट नहीं है, तो सेपरेट है। शक्ति पृथक्करण और शक्ति का विभाजन का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा राज्य और केंद्र के स्तर पर। ठीक है, राज्य के स्तर पर भी अलग होना चाहिए, केंद्र के स्तर पर भी होना चाहिए, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों सेपरेट हो, तीनों अलग अलग हो, उसको शक्ति के पृथक्करण करेंगे, कहेंगे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। ठीक है, भारत में है, भारत में नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका का विभाजन नहीं है भारत में, राइट। तो इसीलिए शक्ति पृथक्करण, यह विभाजन कहाँ पे है, यह अमेरिका में है। ठीक है, यह अध्यात्मक लोकतंत्र की विशेषता है। कहाँ पे अध्यात्मक लोकतंत्र, अमेरिका में है। ठीक है, यह शक्ति के क्षैतिज बंटवारे हॉरिजॉन्टल को दिखाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से है, नीचे भी है उसी तरीके से, ऊपर भी उसी तरीके से, राइट। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर किसको कहेंगे, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्ति का विभाजन। डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे केंद्र और प्रांत के बीच शक्ति का बंटवारा, सेंटर के पास कुछ पावर हो गया, स्टेट के पास पावर कुछ पावर हो गया, राइट। ये जो है यह संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है। क्या है, संघात्मक व्यवस्था की विशेषता, और इंडिया में यह है, बिल्कुल है, सेंटर को अलग पावर और प्रोविंस को अलग पावर। ठीक है, तो कभी अगर आ जाए कि डिवीजन ऑफ पावर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो लिखने के लिए रहेगा, और ये शक्ति के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, लंबवत बंटवारे को दिखाता है, राइट। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, और इन सब चीजों को थोड़ा सा आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश किए हैं, मेंस में काम आएगा। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, डिवीजन ऑफ पावर जो है, अमेरिका में किस तरीके से सेपरेशन किया गया है। ठीक है, सरकार के तीन अंगों के बीच कैसा विभाजन है, भारत में सरकार के तीन अंगों के बीच में कैसा विभाजन है, और न्यायपालिका का, कार्यपालिका बनाम कार्यपालिका और विधायिका वर्सेस न्यायपालिका। इंडिया में आप लोगों ने देखा, अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों को सेपरेट सेपरेट रूप में देखा, और बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा आप कंपेयर किए अभी। ठीक है, अमेरिका में जो अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या पावर है, और वो कैसे डिफरेंट है ना, न्यायपालिका से कैसे डिफरेंट है, विधायिका से कैसे डिफरेंट है, इंडिया में कैसे है। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग आराम से, तसल्ली से थोड़ा सा एक बार और लेक्चर्स को देख लीजिएगा, है ना, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, तो और भी ज़्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। और कल फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास हम लोग लेंगे, चाहे जो भी हो, कल या परसों, तो उसमें हम लोगों ने वो करेंगे थोड़ा सा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहाँ पे किस टाइप का सिस्टम है, अमेरिका में कैसा सिस्टम है, भारत में कैसा सिस्टम है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को भी हम लोग कंपेयर करेंगे। तो प्री पॉइंट व्यू से तो है ही है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम भी दे दिया। ठीक है, बिहार का भी आप लोगों ने एग्जाम दिया, यूपी का भी आप लोगों का एग्जाम हो गया अभी संडे को, तो अब थोड़ा सा मेंस के पर्पज से कुछ कुछ ज़्यादा है ना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए इस टॉपिक को देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।